नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड सफारी के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विज़िट कर रहे हैं ओरछा के राय प्रवीण महल, जो कि ओरछा मध्य प्रदेश में स्थित है। और इस महल की बहुत ही पुरानी एक प्राचीन प्रेम कहानी है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे और इस पूरे महल को हम दिखाएंगे। तो यहाँ से ये मेन गेट था और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बगीचा लगाया गया है और इस बगीचे को दो भागों में बांटा गया था उस समय पे। और इसी के सामने जस्ट बना हुआ है राय प्रवीण महल। यहाँ से हम आए हैं और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर पानी वगैरह, तालाब वगैरह की व्यवस्था थी उस समय। ये कृत्रिम जो तालाब बनाया गया है और उस समय इसमें पानी रहा करता होगा, लेकिन अभी ये खाली है। यहाँ से होते हुए ये रास्ता जो है सीधा राय प्रवीण महल की तरफ लेके जाता है और एक प्राचीन इतिहास की प्रेम कहानी को हमें बताने की कोशिश करता है। देख लीजिए, ये सामने राय प्रवीण महल है और ये बहुत ही सुंदर महल है। और 1618 में इंद्रजीत द्वारा, जो राजा इंद्रजीत थे ओरछा के राजा, उनके तीसरे बेटे, जो सबसे छोटे बेटे थे, उनके द्वारा से इस महल को बनवाया गया था। और ये तकरीबन 3 मंजिला महल है। इसके सामने बगीचा है जिसको 2 भागों में बांटा गया है। और जो दूसरी मंजिल है उसमें एक हॉल है जिसमें कई पेंटिंग हैं। और जो प्रवीण महल है उनके राय प्रवीण के कई विभिन्न चित्र हैं, जो नृत्य करते हुए उनके चित्र यहाँ पर अंकित किए गए हैं दीवारों के ऊपर, जो कि सेकंड मंजिल पर मौजूद हैं। हम इस वीडियो में आपको वो भी दिखाएंगे और पूरा इतिहास जो है राय प्रवीण महल का वो आपको सामने रखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए कितनी खूबसूरत ये छत है। और उस समय ये शिल्पकला जो मशहूर रही होगी, उस समय इसको बनाया गया था। इसमें कलर भी भरे होंगे, लेकिन अब वो कलर जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, ये काली पड़ चुकी है। लेकिन जो इसका डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें बीच में काफ़ी बड़ा हॉल है। इसके अलावा जो आसपास छोटे छोटे कई कमरे हैं। और आपको इसके इतिहास के बारे में जानकर आश्चर्य होगा। आप ये छत देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत डिज़ाइन से उस समय पर जो शिल्पकारी की गई है, ये बहुत ही सुंदर है। और यहाँ से देख लीजिए, कई छोटे बड़े कमरे यहाँ पर मौजूद हैं। कई छोटे और कई बड़े कमरे हैं। यहाँ पर ताकियाँ जो हैं वो आप देख सकते हैं कितनी डिज़ाइन के साथ उस समय इनको बनाया गया होगा। और उस समय ये जो महल है अपने आप में एक अद्भुत महल के तौर पर, एक बहुत ही खूबसूरत महल के तौर पर सामने आया होगा। और देख लीजिए, आज भी जो इसकी खूबसूरती है दिखाई पड़ती है, जबकि जो छत है वो पूरी काली पड़ चुकी है। लेकिन उस समय ये छत जो है रंगीन रही होगी, कलर से भरी हुई होगी। यहाँ पे कई कलरों से उसको सजाया गया होगा। लेकिन आज वो जो है इतिहास के साथ साथ, समय के साथ साथ जो रंग हैं वो फीके पड़ चुके हैं। लेकिन जो इसका इतिहास है और जो इसकी भव्यता है वो आज भी विद्यमान है। आप यहाँ पर आके इसको महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके इतिहास की, तो इसके इतिहास में एक हमें प्रेम कहानी सामने आती है, जिसको हम जानकर हमें काफ़ी आश्चर्य होगा। क्योंकि इतिहास में कई सारी प्रेम कहानियां हैं जो हमने सुनी भी हैं, लेकिन ओरछा से, मध्य प्रदेश से भी एक प्रेम कहानी है इसी महल से जुड़ी हुई, जिसको हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। 16वीं शताब्दी में ओरछा एक बड़ा समृद्ध राज्य था। यहाँ के राजा मधुकर शाह के 3 बेटे थे। मधुकर शाह ने साल 1572 में तीनों बेटों को जागीरें थी वो बराबर बराबर बांटी, जिसमें से जो सबसे छोटे राजकुमार थे इंद्रजीत, उन जागीर राज्य के रूप में मिली। एक दिन कहा जाता है छोटे राजकुमार इंद्रजीत अपनी जागीर के राज्य में घूम रहे थे, तो उनको एक लड़की 10-12 साल की नृत्य करते हुए और भजन गाते हुए उन्होंने सुना। उस लड़की के नाम था पुनिया, जो 10 से 12 साल की थी। राजकुमार ने उनके पिता से पुनिया को शिक्षा देने की बात कही और उसे अपने महल ले आए। इसके बाद उन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई और यहाँ पर काफ़ी सारा इतिहास बताया गया है इस बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पर छत है लकड़ी से बनाई गई है। उस समय की ये मजबूत लकड़ी मानी जाती थी
और यहाँ पर उस समय सारी जो छतें हैं, जो सेकंड मंजिल का जो काम होता था, उसके ऊपर इसी तरीके की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि ताजमहल की नींव में भी इस्तेमाल की गई है। और झांसी के रानी महल की छत भी इन्हीं लकड़ियों के द्वारा से बनाई गई है। और तकरीबन अभी आप अगर लगाते हैं तो 400 से 500 साल इस छत को हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं जो लकड़ी की चमक है वो बरकरार है, जो मजबूती है वो बरकरार है। और आने वाले 400-500 साल में भी यहाँ पर इन लकड़ी की छतों पर कोई भी असर होता महसूस या दिखाई नहीं देगा। तो ये बहुत ही मजबूत लकड़ी है। ज़्यादातर जो पुरानी मंजिलें थीं, जो पुराने राजघराने थे, जो महल बनाए जाते थे, इन्हीं तरीके की जो लकड़ियों का इस्तेमाल करके उन छतों को इस्तेमाल किया जाता था। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस सुंदर महल के। और तो यहाँ के सारे जो हिस्से हैं बहुत ही खूबसूरत बनाए गए हैं। अब हम नीचे की तरफ आ चुके हैं और यहाँ से सामने से छत के लिए भी एक रास्ता दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कई सारे छोटे बड़े कमरे इस महल में बनाए गए हैं और जो मंजिलें हैं वो काफ़ी ऊंची हैं। यहाँ पे छत काफ़ी ऊंची है। तो यहाँ पर अब हम सामने आ गए हैं। ये जो महल का मेन हिस्सा है जहाँ से हमने एंट्री की थी और यहाँ पर काफ़ी सारी बैठक की जगह है। तो जो राजा इंद्रजीत थे वो राय प्रवीण का नृत्य देखने इसी महल में आया करते थे। उनके द्वारा से ही इस महल को उनके लिए बनाया गया है। और यहाँ से ये रास्ता सीधा ऊपर की तरफ हमें लेके जाता है। जो ऊपर की मंजिलें हैं उसको हम दिखाते हैं, वो और भी खूबसूरत हैं। और यहाँ पर कई सारे भित्ति चित्र हमें दीवारों पर राय प्रवीण के दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत एक नृत्यांगना थी उन समय की, जिसके लिए इंद्रजीत ने ये महल बनवाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं महल जो है छत की तरफ से और भी ज़्यादा खूबसूरत है। मेहराब दिए गए हैं, ऊपर से छतों पर काफ़ी सारा जो डिज़ाइन निकाला गया है और हवा के लिए यहाँ पर काफ़ी प्रबंध किए गए हैं। और ये जो महल है इस तरीके से बनाया गया है, जो इसका नीचे का जो हिस्सा है वो ग्रीष्म काल में, गर्मी के समय में तकरीबन वहाँ की जो हवा है तकरीबन 10 डिग्री नीचे रहती है। और सामने ये पूरा बगीचा बनाया गया है। तो हरे भरे बगीचे के बीच में इस महल को बनाया गया है। और आसपास पूरा जो ओरछा का साम्राज्य है, राजमहल है, महाराजा महल है, वो आसपास ही है। उसी के प्रांगण के अंदर इस तरीके का एक महल इंद्रजीत के द्वारा से बनाया गया है। अब हम आपको दिखाएंगे उन दीवारों पे बने हुए वो चित्र जो राय प्रवीण के माने जाते हैं। वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती थी और उनकी सुंदरता की चर्चे जो है अकबर तक पहुंच चुके थे। तो अकबर ने फरमान जारी किया था उनको अपने दरबार में बुलाने के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए उनके यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं और सामने जो है इंद्रजीत जी के, जो महाराजा इंद्रजीत थे, उनके भी चित्र अंकित हैं। तो जो अकबर थे उन्होंने जो फरमान जारी किया और राय प्रवीण को अपने दरबार में हाजिर होने के लिए बोला। बादशाह अकबर के फरमान को कोई राजा मना भी नहीं कर पाया, तो राय प्रवीण को वहाँ दरबार में जाना पड़ा। और अकबर के सामने उन्होंने एक दोहे को बहुत ही सूझबूझ के साथ बोला था, जिसके द्वारा से जो अकबर थे उनको उसका अर्थ पता चला और उन्होंने उनको बाइज्जत वापस कर दिया। जो दोहा था वो विभिन्न कुछ इस प्रकार से था कि विनती राय प्रवीण की सुनिए सो सुजान, जूती पातर भात के बरी ब्यास हंसाए। तो यहाँ पर इसका ये जो अर्थ था वो ये था इस दोहे का कि बुंदेली राजाओं की जो झूठन है वो खाना पसंद नहीं करेंगे बादशाह, और पत्तल तो नौकर और कौवे और कुत्ते खाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपने दोहे के द्वारा से बादशाह के सामने अपनी निडरता के साथ ये बात रखी और अकबर बादशाह ने उसको समझा और उनके जो दोहे हैं उनका अर्थ को समझा और उनको वापस भेज दिया था ओरछा। तो इस तरीके से ये कहानी है। इसके बाद शाही परिवार के होने के कारण से इंद्रजीत का विवाह जो है राय प्रवीण से नहीं हो पाया था। इस कारण से उन्होंने दुखी होकर सती अपना लिया, सती हो गई थी वो।
और इस दुख से राय प्रवीण सती होने के दुख से जो इंद्रजीत थे वो बहुत ही दुखी रहने लगे और 1 साल के अंदर ही दुखों के कारण उन्होंने भी जो है प्राण त्याग दिए थे। इस तरीके से ये पूरी कहानी है। और जो आप देख रहे हैं ये बाहर का व्यू है, ये सामने राय प्रवीण महल है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।